एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लाइमेट का सेकंड पार्ट है। इसमें हम क्लाइमेट में जो वेदर और क्लाइमेट है उससे पहले अगर आपने वीडियो देखी है तो एटमॉस्फेयर को हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। आज हम डिफ़ाइन करने वाले हैं जो क्लाइमेट और वेदर है। इसमें स्पेशली इंडिया की जो क्लाइमेट है और इंडिया में जो वेदर है उसका अलग अलग आप डिफरेंसेस देखेंगे। कहीं पर इंडिया में 50 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर पहुंचता है, तो कहीं पर आप देखेंगे कि -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंच रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा सा एक कंसेप्चुअली जानेंगे। एनसीईआरटी 9th क्लास की चैप्टर 4 है, उसमें इंडियन क्लाइमेट को डिफ़ाइन किया गया है। सबसे पहले हमें इंडियन क्लाइमेट का नाम जानना है, तो इंडियन क्लाइमेट को हम मॉनसून क्लाइमेट कहते हैं। ये अपने सामने लिखा भी है। जो इंडियन क्लाइमेट है, इंडियन क्लाइमेट को इंडियन क्लाइमेट का नाम है मॉनसूनी क्लाइमेट। और अगर आगे बात आती है कि सर वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है, तो वेदर और क्लाइमेट को जैसे यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है, तो क्लाइमेट का मतलब होता है कि लंबी अवधि का जो तापमान होता है उसे जलवायु कहा जाता है, जबकि जो मौसम होता है वो न्यूनतम अवधि का एक मिनिमम जो टेम्परेचर की एक टर्म होती है उसे हम वेदर कहा कहते हैं। और जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट को एक 20 साल के बाद में, 25 साल के बाद में, 30 साल के बाद में एक एनालिसिस किया जाता है, जबकि वेदर है डे टू डे लाइफ में चेंज होता है। सिस्टमेटिक वे में अगर आप इसमें नोट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इस आधार पर लिख सकते हैं। लाइक जो वेदर है, वेदर को डिफाइन करेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड वेदर। वाइल अदर हैंड क्लाइमेट को डिफाइन करेंगे तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लाइमेट। लाइक ये क्लाइमेट है तो रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर condition and variation over a large area for a long period of time more than 30 years। 30 साल से ज़्यादा का जो एक वेदर है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। तो इन शॉर्ट में अगर थोड़ा एक राउंड फिगर में बताऊं आपको, तो आप जब क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं तो उसमें आप लिख लेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लाइमेट। वाइल जहाँ पर जैसे ही आप एक वेदर को डिफाइन करते हैं तो वेदर मीन्स मौसम, तो इसमें क्या है, वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो एक मौसम क्या है, डे टू डे लाइफ में कैलकुलेट होने वाला एक बिंदु है। तो जलवायु लंबी अवधि का होता है और मौसम जो है न्यूनतम अवधि का होता है। फिर उसके आगे मॉनसून को डिफाइन किया है कि मॉनसून किस लैंग्वेज का वर्ड है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब मॉनसून टर्म डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मॉनसून अरेबिक लैंग्वेज से डिराइव्ड हुआ है, विच मीन्स मौसम, लिटरली मीन्स सीजन। तो जैसे यहाँ पे लिखा है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज द मॉनसून टाइप। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। मॉनसून जो क्लाइमेट है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ही मेनली एग्जिस्ट करती है। ये साउथ ईस्ट एशिया क्या है और साउथ एशिया क्या है, तो साउथ ईस्ट एशिया को हम एक आसियान ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 10 कंट्री का ग्रुप आता है। इंडिया के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है, जिसमें म्यांमार है, थाईलैंड है, देन वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, देन उसके बाद में फिलीपाइंस है, इंडोनेशिया है, ब्रूनई है, सिंगापुर है, मलेशिया है। ये सब मिलकर आसियान क्रिएट करते हैं, जबकि साउथ एशिया में 8 कंट्री आते हैं, जिसमें इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है एंड मालदीव है। तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन क्लाइमेट को हम मॉनसून क्लाइमेट कहते हैं।
उसके आगे फिर कुछ पॉइंट हैं जो इंडियन क्लाइमेट के बारे में चैप्टर डिफाइन करता है। इन समर द मर्करी ओकेजनली टच 50 डिग्री सेल्सियस इन द सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान डेजर्ट वेयर एज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन अ विंटर नाइट। टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर मे बी एज लो -45 डिग्री सेल्सियस। तिरुवनंतपुरम ऑन द अदर हैंड मे हैव अ टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है ये कि एक साइड में इंडिया में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच रहा है राजस्थान के थार डेजर्ट में, और एक साइड में तिरुवनंतपुरम है, केरला की राजधानी है, वहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो तुमने अक्सर नोटिस किया होगा कि इंडिया में जब हम दिल्ली में ठंड से सिकुड़ रहे होते हैं तो मुंबई में व्यक्ति एक टी शर्ट में घूम रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है, जो टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है, पार्थिव जिसको कहते हैं हम, तो लैंड जो होता है वो जल्दी से हीटिंग भी करता है, जल्दी से कूलिंग भी करता है, जबकि जो ओशियन वाला पार्ट है वो जल्दी से न कूलिंग करता है न जल्दी से हीटिंग करता है। इसलिए समुद्र के किनारे पर जो शहर होते हैं वहाँ की क्लाइमेट मॉडरेट होती है, ना तो समुद्र आसानी से गर्म हो पाते ना ही जल्दी से ठंडे हो पाते, और धरातल जो होता है वो जल्दी से गर्म भी हो जाता है, जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। इसलिए वहाँ पे ठंड भी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में क्या है, आपको ज़्यादा गर्मी भी मिलेगी और ज़्यादा ठंड भी मिलेगी। मुंबई समुद्र के किनारे है, इसलिए वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी मिलेगी ना ज़्यादा सर्दी मिलेगी, मॉडरेट टाइप की क्लाइमेट होती है। ऐसा क्यों होता है तो आप उसके बारे में जानेंगे। हमारी जो अर्थ है तो अर्थ का एक हेमिस्फीयर हमेशा सन की ओर टिल्ट रहता है और एक हेमिस्फीयर उसके अपोजिट रहता है। ये क्या होता है, देखो इसमें आप ऐसे समझो कि जैसे एक गोलार्ध पृथ्वी का हमेशा सूर्य की ओर झुका होता है और एक गोलार्ध सूर्य के अपोजिट में होता है। जो सूर्य की ओर झुका है तो वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी और सीधी पड़ने की वजह से वहाँ पर गर्मी होगी, तो उसके अपोजिट में सर्दियाँ होंगी। लेकिन जहाँ पे सीधी पड़ेंगी सूर्य की किरणें तो उसमें क्या होगा कि जो तापमान है टेरेस्ट्रियल पार्ट का बहुत तेज़ी से बूस्ट करेगा और हीटिंग करने लग जाएगा, और जैसे ही आप देखेंगे समुद्र जो है वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट करेंगे। बट पृथ्वी क्या करती है, 6 महीने के बाद दक्षिण की ओर और 6 महीने के बाद उत्तर की ओर, ये एक जनरल टर्म है, किताबों में लिखा होता है। सूर्य उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने रहता है तो दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने रहता है। दिसंबर में गर्मियाँ पड़ती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में, और जून जुलाई में गर्मियाँ पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि जून जुलाई में सनरेज वर्टिकल होती हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और दिसंबर जनवरी में सनरेज वर्टिकल होती हैं साउथ हेमिस्फीयर में। तुमने पढ़े होंगे कि एक 21 जून होता है और एक 22 दिसंबर होता है। तो 21 जून को सनरेज वर्टिकल होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। जबकि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, सनरेज वर्टिकल होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। तो उस दिन क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है और उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां होती हैं दिसंबर के महीने में। वैसे ही यहाँ पर ये जो इंडिया का एक फिजियोग्राफिकल पार्ट है ये अनइवन है, कहीं पर वैलीज हैं, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं। तो कहीं का टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिलेगा तो कहीं का टेम्परेचर आपको कम मिलता है। जैसे मैं आपसे एक जनरली क्वेश्चन पूछूं कि बताओ धरातल पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपको सी लेवल पर मिलेगा या ऑल्टीट्यूड पर मिलेगा? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपको सी लेवल पर मिलता है या ऑल्टीट्यूड पर मिलता है? तो आप बोलेंगे सर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा सी लेवल पर मिलता है, ऑल्टीट्यूड पर कम मिलता है। तो आप आंसर देंगे ये, और उसका सॉल्यूशन क्या होगा कि जब आप देखेंगे कि धरातल पर जो टेम्परेचर है, जो इंसोलेशन आता है तो वो कंजस्टेड हो जाता है, एयर कंजस्टेड हो जाती है, जबकि ऊपर जाकर वायु फैल जाती है और टेम्परेचर जो गिर जाता है ऊपर जाने पर, और नीचे वायु जब कंजस्टेड होती है तो हवाएं गर्म हो जाती है तो तापमान बढ़ जाता है। इसलिए समुद्र तल पर तापमान आपको ज़्यादा मिलता है और ऑल्टीट्यूड पर टेम्परेचर आपको कम मिलता है।
तो जैसे तुमने सबने पढ़ा, सबने समझा कि जैसे जैसे हम पर्वतों पर चढ़ते हैं तो तापमान कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है, और कई बार तो जो सांस के रोगी होते हैं उन्हें चढ़ने में दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ऊपर जाने पर जो एयर की डेंसिटी है, एयर प्रेशर है, वो भी घटने लग जाता है। जैसे जैसे आप सी लेवल पे रहेंगे तो एयर की डेंसिटी है, एयर प्रेशर है, वो ज़्यादा मिलेगा, और जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड की ओर चलेंगे तो वहाँ पर एयर की जो डेंसिटी है, एयर प्रेशर है, वो घट जाता है। सिंपल जनरल टर्म देख लो, जैसे भाई आपके कोई लाइट है, कोई हैवी है ना, कोई लाइट है और कोई हैवी है, तो लाइट जो हल्का है वो ऊपर होगा और जो भारी है वो नीचे होगा। तो जो वायु दाब है वो धरातल पर सी लेवल पे ज़्यादा मिलता है और एयर प्रेशर ऊपर चलने पर घट जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही ये टेम्परेचर को डिफाइन कर रहे हैं। उसके आगे इन्होंने एक ये एक्टिविटी दी है, क्या आप जानते हैं? तो इसको ध्यान से देखेंगे। इन अ सर्टेन प्लेस देर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। इन द थार डेजर्ट द डे टेम्परेचर मे राइज 50 डिग्री सेल्सियस एंड ड्रॉप डाउन टू नियर 15 डिग्री सेल्सियस. Same night, on the other hand, there is a hardly difference in day and night temperature in the Andaman and Nicobar Islands or in Kerala. कहना क्या चाह रहा है ये कि एक थार डेजर्ट है, वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में जो समर सीजन है, दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है और रात में टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सोचिए आप कितना डिफरेंस है। दिन में 50 डिग्री सेल्सियस है और रात को 15 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रात में कूलिंग जल्दी से कर रहा है और दिन में हीटिंग जल्दी से कर रहा है, इसलिए वो कूलिंग भी फास्ट करता है और हीटिंग भी फास्ट करता है। तो वहाँ पर मिनिमम भी टेम्परेचर होगा, मैक्सिमम भी टेम्परेचर होगा। बट यहाँ पर जो केरला है और अंडमान निकोबार आइलैंड्स है वो क्या है, कोस्टल एरिया पर है, समुद्र के किनारे हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एक एवरेज टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, दिन का भी और रात का भी। तो जितने भी समुद्र के किनारे शहर होते हैं वहाँ के टेम्परेचर में ज़्यादा आपको डिफरेंसेस नहीं नज़र आएगा। जितने आप समुद्र से दूर चलते चले जाएंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, देन टेम्परेचर आप अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा करेगा, बिकॉज दिन में टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा तो रात को टेम्परेचर कम हो जाता है। उसके आगे फिर ये यहाँ पे रेनफॉल को डिफाइन करेंगे। तो रेनफॉल क्या है, लेट्स नाउ लुक अप precipitation. There are a variation not only in the form of types of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution. While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalaya, ये कह रहा है कि हिमालय के जो मोस्टली पार्ट्स हैं वहाँ पे प्रिसिपिटेशन जो वृष्टि है वो स्नोफॉल के टाइप में होती है, जबकि इट रेन्स ओवर रेस्ट ऑफ द कंट्री। एनुअल प्रिसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन द मेघालय to less than 10 centimeter in the Ladakh and western Rajasthan. Most part of the country receive rainfall from June to September, but some parts like the Tamil Nadu coast gets a large portion of its during October to November. ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इंडिया का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है वो जून से लेकर सितंबर तक मंथ में रेनफॉल प्रिसिपिटेशन को रिसीव करता है, बट वहीं पर तमिलनाडु का जो एरिया है वो अक्टूबर नवंबर में प्रिसिपिटेशन को रिसीव करता है। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम से समझाने की ट्राई करता हूँ। देखो हम क्या है एक डायग्राम से समझते हैं और इसको थोड़ा क्लियरली आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लाइक मान लो ये इंडिया को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर इंडिया को ड्रॉ कर रहा हूँ और ये एक हिमालयन रेंज है। जून जुलाई में क्या होता है, जो ये इंडियन ओशियन वाला पार्ट है ये बहुत तेज़ी से एक हीटिंग नहीं करेगा जितना इंडियन पेनिनसुला करेगा। तो इंडियन जो पेनिनसुला है, इंडियन जो पेनिनसुला है ये बहुत तेज़ी से हीटिंग करता है, और जो इंडियन ओशियन है ये ज़्यादा तेज़ी से ना हीटिंग करेगा ना कूलिंग करेगा। तो इंडियन पेनिनसुला के वेस्ट में अरेबियन सी लोकेटेड है, अरेबियन सी लोकेटेड है, और इंडियन पेनिनसुला के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल लोकेटेड है।
बे ऑफ बंगाल लोकेटेड है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे आप ये वाला जो पोर्शन है, तो अर्थ पर क्या है, कुछ प्रेशर बेल्ट्स होते हैं। प्रेशर बेल्ट्स क्या होते हैं, एक उच्च दाब पेटी होती है, एक निम्न दाब पेटी होती है, लो प्रेशर बेल्ट होती है और हाई प्रेशर बेल्ट होती है। तो अर्थ पर एक लो प्रेशर बेल्ट है जिसको हम ITCZ कहते हैं। ये एक 5 डिग्री नॉर्थ है और ये 5 डिग्री साउथ है, ये 0 डिग्री है। इसको हम कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये क्या करता है, जब सूर्य अपनी स्थिति बदलता है, सन अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो ITCZ भी उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। जिस टाइम पर सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होता है, कर्क रेखा के पास होता है जून के अराउंड, तो ITCZ गैंगेटिक वैली में लोकेटेड होता है। और ये क्या बोला है मैंने, एक लो प्रेशर बेल्ट है, ये निम्न दाब पेटी है। तो लो प्रेशर बेल्ट है ये, और ये जैसे ही यहाँ पर आएगा तो जून और जुलाई मंथ में जब यहाँ पर होगा तो इंडियन पेनिनसुला में लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगी और इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगी। तो यहाँ से अब इंडियन ओशियन से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर विंड्स ब्लो करेंगे, अब दैट इज कॉल्ड इंडियन मॉनसून। इंडिया के साउथ वेस्ट से एंट्री करता है तो हम इसको साउथ वेस्ट मॉनसून नाम देते हैं, दक्षिण पश्चिम मॉनसून नाम देते हैं। जैसे ही एक इंडिया में 1873 में इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी, तो IMD क्या कहता है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5 जून को दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरला के कोस्ट पर एंट्री कर लेता है, केरल के तट पर एंट्री करता है। और जैसे ही केरल के तट पर एंट्री करता है तो यहाँ पर यह मॉनसून 2 भागों में बट जाता है। 2 भागों में कौन सा बटेगा, कुछ विंड्स ब्लो करेंगे अरेबियन सी में, तो वहीं पर अदर विंड्स हैं ब्लो करेंगे बे ऑफ बंगाल में। जो विंड्स अरेबियन सी में एंट्री करेंगे उन विंड्स को हम बोलेंगे मॉनसून ऑफ अरेबियन सी, मॉनसून ऑफ अरेबियन सी, अरेबियन सी। और वहीं पर जो अदर साइड के विंड्स हैं बे ऑफ बंगाल में एंट्री करेंगे तो इनको बोलेंगे मॉनसून ऑफ बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो इसमें क्या है, इंडिया में जो 65% रेनफॉल होता है अरब सागर से होता है और 35% जो रेनफॉल होता है ये बंगाल की खाड़ी से होता है। इंडिया में जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है ये 117 सेंटीमीटर है। इंडिया में जो हाईएस्ट रेनफॉल है ये मेघालय के मौसिनराम में होता है, यहाँ पर 400 सेंटीमीटर के अराउंड डेटा दिया है। तो हम NCERT को क्लेम नहीं कर सकते, जो डेटा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट कुछ बुक्स में जैसे DR खुल्लर है 1180 सेंटीमीटर तक भी बारिश बताई है, जो मेघालय का मौसिनराम है। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अब मौसिनराम है। और इंडिया में जो मिनिमम रेनफॉल होता है लद्दाख में होता है लेस देन 10 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें कैसे हम स्टडी करेंगे आप, तो एक ब्रांच बनती है ब्रांच ऑफ द अरेबियन सी, जिसे मॉनसून ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं, और एक ब्रांच बनती है बे ऑफ बंगाल, जिसे ब्रांच ऑफ बे ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये पश्चिमी जो तट है, ये अरब सागर की आर्द्र पवनों के द्वारा, जो अरेबियन सी की ह्यूमिड विंड्स हैं उनके द्वारा प्रिसिपिटेशन वृष्टि प्राप्त करता है। बट जैसे यहाँ से देखेंगे आप तो ये अरावली स्टार्ट हो रहे हैं, और अरावली से क्या होता है, जैसे यहाँ से ये ह्यूमिड विंड्स एंट्री करेंगे तो अरावली के पैरेलल फ्लो करने लग जाएंगे और नॉर्थ में ये शिवालिक की पहाड़ियों से टकराएंगे, और शिवालिक की पहाड़ियों से टकराकर ये नॉर्थ वाले पार्ट में पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में रेनफॉल कर देंगे और वेस्टर्न राजस्थान ड्राई रह जाता है।
जैसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वेस्टर्न राजस्थान में रेनफॉल ना होने का क्या कॉज है, तो अरावली इन मॉनसूनी विंड्स के पैरेलल एग्जिस्ट करता है, इसलिए मॉनसूनी विंड्स को कोई रोकने वाला नहीं है और विंड्स फ्रीली मूव करते हुए शिवालिक की पहाड़ियों से टकराती है और उत्तर में जाकर बारिश कर देती है और वेस्टर्न राजस्थान ड्राई रह जाता है। पहला कॉज तो ये है। दूसरा कॉज क्या बताया गया, चलो मान लेते हैं भाई आपके एक कॉज होगा लेकिन दूसरा कॉज भी कोई होगा, तो दूसरा क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया कि जून जुलाई में जो अरब का प्रायद्वीप है, अरेबियन जो पेनिनसुला है, यहाँ से जो विंड्स आते हैं, ये विंड्स जो आते हैं ये ड्राई विंड्स हैं और ये अरेबियन सी से जो विंड्स जा रहे हैं ये ह्यूमिड विंड्स हैं। जैसे ही प्रायद्वीपीय साइड से, अरब के प्रायद्वीप साइड से, वेस्ट एशिया से जो ड्राई विंड्स आते हैं, तो इन विंड्स की ह्यूमिडिटी को ये ड्राई विंड्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट आएगा यहाँ पर ये विंड्स ड्राई हो जाएंगे और वेस्टर्न राजस्थान में बारिश नहीं कर पाएंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, पश्चिमी एशिया से जो हॉट एंड ड्राई विंड्स आते हैं वो इंडियन मॉनसून की जो विंड्स हैं उन्हें, उनकी ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और पश्चिमी राजस्थान में बारिश ये मॉनसून नहीं कर पाएगा क्योंकि मॉनसून कमज़ोर पड़ जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कई बार कि लद्दाख में बारिश क्यों नहीं होती सर, तो ये हिमालय है और हिमालय क्या करता है, एक बैरियर का काम करता है। जैसे यहाँ से ये विंड्स जाएंगे तो ये डायरेक्ट इन पहाड़ों से टकराएंगे और इन पहाड़ी क्षेत्रों से टकराकर इन एरियाज़ में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, देन आपके उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, इनमें बारिश करेंगे। लेकिन जैसे ही लद्दाख में एंट्री करेंगे तो लद्दाख में जाने के लिए ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं और उन माउंटेन को क्रॉस करते टाइम ये विंड्स क्या करेंगे, पहले ड्राई होंगे देन राइज होंगे और जैसे ही लद्दाख में एंट्री करेंगे तो उनके अंदर ह्यूमिडिटी नहीं होगी, तो लद्दाख में वो पबने बारिश नहीं कर पाती और लद्दाख क्या है, एक रेन शैडो में हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है, वहाँ पे बारिश नहीं होती है। जैसे मैं आपसे थोड़ा सा एक डायग्राम बना के समझाने का ट्राई करूँ। लाइक ये मान लो एक माउंटेन है, ये माउंटेन है। अब यहाँ से कोई विंड अगर ब्लो करती है तो ये कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद में एक कंडेंसेशन प्रोसेस करेगी और यहाँ पर ये रेनफॉल कर देगी, रेनफॉल करेगी। उसके बाद में ये विंड क्या है, जैसी ड्राई होकर राइज होगी और इस साइड में उतरेगी तो यहाँ पर इसके अंदर ह्यूमिडिटी नहीं होगी, तो यहाँ पर ये बारिश नहीं कर पाती। इस क्षेत्र को हम रेन शैडो कहते हैं, रेन शैडो। रेन शैडो को हिंदी में कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश है ये। कई बार हम इसको क्या है, जैसे ये वाला एरिया है इसको विंडवार्ड एरिया भी कह देते हैं, विंडवार्ड, पवन मुखी ढाल, और ये वाला जो एरिया होता है इसको हम एक लीवार्ड कहते हैं, लीवार्ड, पवन विमुखी ढाल, लीवार्ड कह देते हैं। तो इस आधार पर जहाँ से विंड एंट्री करते हैं तो माउंटेन उनको रोकते हैं और माउंटेन के एक साइड में बारिश कर देते हैं और माउंटेन के दूसरे साइड में बारिश नहीं हो पाती है, उसी को हम यहाँ पर रेन शैडो कह रहे हैं। तो लद्दाख कुछ ऐसे ही एरिया में लोकेटेड है जहाँ से पवने एंट्री करते हैं तो जम्मू श्रीनगर के एरिया में बारिश करेंगे, लेकिन लद्दाख तक पहुँचते पहुँचते पर्वत उनको रोक देंगे और वो वहीं पर पर्वतों से टकरा कर दूसरे साइड में बारिश करेंगे और जैसे लेह तक पहुँचेंगे एंट्री करके तो वहाँ तक ड्राई हो चुके होंगे और ये बारिश नहीं कर पाते। देन आगे चैप्टर की ओर चलते हैं जो हमने एक डिफाइन कर रहे थे, तो ये पॉइंट हम यहाँ तक पहुँच गए थे इसमें। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये मॉनसून जो टर्म है कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये दे रखा है, देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम विच लिटरली मीन्स सीजन। देन उसके आगे फिर स्टार्ट होता है जो अपना ये एक क्लाइमेटिक फैक्टर है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जैसे आपको फाइंड आउट करने होते हैं। वाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डेजर्ट आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द सब ट्रॉपिक्स, मतलब जितने भी महाद्वीपों के पश्चिम में ये डेजर्ट हैं क्यों लोकेटेड हैं उन्हें तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो
अगर थोड़ा सा तुमने क्लाइमेट को स्टडी किया है तो उसमें तुम्हें ये बहुत ज़रूरी जानना है कि ये कैसे कैसे एक ग्लोब पर विंड्स का डायरेक्शन होता है। जैसे आप ग्लोब पर देखेंगे तो ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इसके साउथ में ये 23.5 डिग्री है, ये साउथ होगा, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है, एंड ये 66.5 डिग्री साउथ है। ये 90 डिग्री साउथ है। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट भी करता है, रिवॉल्व भी करता है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि अर्थ के रोटेशन के कारण साउथ हेमिस्फेयर में जो विंड हैं वो इसके अपोजिट में मूव करने लग जाते हैं, और जैसे नॉर्थ हेमिस्फेयर में देखेंगे आप तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो विंड्स हैं उसके राइट की ओर मूव करने लग जाते हैं। अर्थ के रोटेशन की वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको हम कॉरियोलिस फोर्स कहते हैं, कॉरियोलिस फोर्स कहते हैं। और इस कॉरियोलिस फोर्स की वजह से साउथ हेमिस्फेयर में जो विंड्स हैं वो अपने लेफ्ट की ओर मूव कर रहे हैं और नॉर्थ में वो राइट की ओर मूव कर रहे हैं। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो इन विंड्स की जो डायरेक्शन होगी कुछ ऐसे होगी, इन विंड्स की जो डायरेक्शन होगी कुछ ऐसे होगी इस आधार पे। तो एक बात बताओ, अगर मान लो जैसे ये साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ से विंड क्या है ईस्ट मार्जिन से एंट्री कर रहे हैं, तो ये विंड क्या है वेस्ट तक पहुँचते पहुँचते ड्राई हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादातर जो डेजर्ट मिलेंगे आपको वेस्टर्न मार्जिन में मिलेंगे, ईस्टर्न मार्जिन में नहीं मिलेंगे। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि रेनफॉल के लिए कौन से विंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे एक ईस्टर्लीज होते हैं, एक वेस्टर्लीज होते हैं, जैसे एक पछुआ पवन कहते हैं, एक पूर्वा पवन होती है। तो वेस्टर्लीज जो होते हैं वो ड्राई विंड्स होते हैं, बिकॉज कॉन्टिनेंट के वेस्ट मार्जिन में डेजर्ट होते हैं, तो वो पवनें जब ब्लो करके आती हैं तो उनके अंदर आर्द्रता नहीं होती, पश्चिम से जो आती हैं जिससे हम पछुआ पवन कहते हैं। जबकि जो ईस्ट से विंड्स आते हैं उन्हें हम ह्यूमिड विंड्स कहते हैं और वो रेनफॉल का कॉज बनते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि किस आधार पर हमने ये विंड का जो एक पैटर्न है ये किस आधार पर मूव करता है, क्योंकि ये पूरा एक पैटर्न है जो साइंटिफिक रूप से समझना होता है। क्योंकि अर्थ के रोटेशन की वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है कॉरियोलिस फोर्स, और कॉरियोलिस फोर्स की वजह से ही सदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स मूव करते हैं लेफ्ट की ओर और नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंड्स मूव करते हैं राइट की ओर। तो जितना देखेंगे तो ये विंड्स क्या है, जैसे ये वेस्ट वाला मार्जिन है और ये ईस्ट है, तो ये विंड क्या है वेस्ट की ओर जा रहे हैं ईस्ट से। तो ओबियसली जब ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे तो वेस्ट तक पहुंचते पहुंचते विंड्स की ह्यूमिडिटी लगभग ख़त्म हो चुकी होगी, इसलिए वेस्ट मार्जिन में कॉन्टिनेंट मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि पवनों की जो दिशा होती है पूरब से पश्चिम की ओर होती है लगभग, इसलिए पश्चिम तक पहुंचते पहुंचते पवन की आर्द्रता ख़त्म सी हो जाती है, इसलिए पश्चिम मार्जिन जो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे होते हैं वहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं। चलते हैं चैप्टर पीछे की ओर, जो चैप्टर में अपना डिफाइन किया है। तो इसमें ये फाइंड आउट हमने कर ही लिया है, आगे देखते हैं कि क्या है। In general, coastal areas experience less contrast in the temperature conditions. Seasonal contrast are more in the interior of the country. There is a decrease in rainfall generally from east to west in the northern plains. These variations have given rise to variety in the lives of people in the term of the food they eat, the clothes and they wear, and also kind of houses they live in. तो ये क्या चाह रहा है, जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं तो रेनफॉल का जो एक रेशियो है वो घटता चला जाता है। ये भी क्वेश्चन आते ध्यान रखना कि जैसे पूरब से पश्चिम की ओर चलोगे तो वर्षा का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, वो डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, तो वो डिक्रीज होता है।
फिर उसके आगे इन्होंने क्या है, फाइंड आउट करने के लिए एक, फिर देखो एनसीईआरटी की यही विशेषता होती है कि तुम्हें बार बार क्या है, चेक आउट करता रहेगा कि तुम सही कर रहे हो या सही नहीं कर रहे हो। इसमें क्या है, वाई द हाउस इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लॉट रूफ्स, why is it the houses in the Tarai region and in Goa, Mangalore have sloping roofs, why house in Assam are built on stilts। तो यहाँ पे पहला आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि राजस्थान में डेजर्ट है और वहाँ पे जो दीवार हैं वो थिक इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि एक खुले एरिया में, ओपन एरिया में हवा की जो एक स्पीड होती है, एयर की जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर एक दीवार जो होती है वो नीचे से स्ट्रॉन्ग रखी जाती है, जिससे एक घर टूटने के चांसेस कम हो। दूसरा ये भी है क्योंकि मिट्टी की जो दीवारें होती हैं डेजर्ट में, अगर वो बेस उनका एक वाइड नहीं होगा तो दीवार गिर जाएगी और आसानी से वो रुक नहीं पाएगी। दूसरा, मिट्टी की दीवार इसलिए बनाते हैं क्योंकि मिट्टी क्या है, वहाँ पर एक रिलीफ देती है, एक ठंडा रहता है वो। अगर मान लो दीवार मिट्टी की ना बना के सीमेंट की बना लेंगे तो वो जल्दी से हीटिंग करेगा और हीटिंग करने की वजह से गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उससे दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और जो यहाँ पर एक छत को बोल रहा है कि फ्लैट होती है रोप्स, वो इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ पर हवाएं जब तेज़ चलती हैं, अगर कभी किसी नदी के किनारे जहाँ पर खुला ही एक मैदान हो तो वहाँ पर जाकर एक घूमना, तो तुम्हें पता चलेगा कि हवा कितनी तेज़ चलती है वहाँ पर। तो हवाएं तेज़ चलती हैं, इसलिए घर को नुकसान ज़्यादा ना पहुँचे तो दीवारें क्या हैं, एक बेस में थिक बनाई जाती हैं और जो छत है वो फ्लैट होती है। बाकी ये तुम आंसर दोगे कि वाई इज़ इट द हाउस इन द तराई रीजन एंड गोवा, मैंगलोर एंड स्लोपिंग रूफ्स, ये आंसर तुम्हें देना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर आगे बोल रहा है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, जो जलवायु नियंत्रण है उसमें क्या क्या है। तो देखो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये ऐसे मानो कि अपने जो पेपर होते हैं उन पेपरों में बहुत बड़ा रोल है इसका, जो ये वाला पॉइंट है। तो इसमें आप ध्यान से देखो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या फैक्टर है। लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड को हिंदी में अक्षांश कहते हैं, ये अफेक्ट करता है क्लाइमेट को। जैसे आप देखेंगे कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, यहाँ पर लगभग थ्रू आउट ईयर, पूरे साल सनरेज वर्टिकल होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन, इसीलिए इसको हम उष्ण क्षेत्र कहते हैं, गर्मी वाला क्षेत्र। देन ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड को हम ऊंचाई से मेज़र करते हैं, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चलेंगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा और जैसे हम सी लेवल पर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। देन आगे है प्रेशर, दाब पेटियां होती हैं, जो 0 डिग्री इक्वेटर है यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है तो वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है, देन 66.5 डिग्री नॉर्थ है तो वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है, और सॉरी लो प्रेशर बेल्ट है, उसके जब नॉर्थ में चलेंगे तो वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है। लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, सेम साउथ हेमिस्फीयर में है। तो ये जो दाब पेटियां हैं सन की वजह से होती हैं, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, जहाँ पर तिरछी पड़ती है वहाँ पर गर्मी कम होती है। जैसे मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाने का ट्राई करूँ। एक मान लो ये सन है और ये एक सरफेस वाला पार्ट है, तो यहाँ पर सन रेज ये वर्टिकल हैं, तो यहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव हो रहा है, ये वर्टिकल है, वर्टिकल है। और जैसे आप दूसरी इमेज में देखेंगे तो ये सन है और ये सरफेस है, तो यहाँ पर जो सन रेज हैं वो स्लेंटिकल हैं, ये तिरछी पड़ रही हैं, तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम प्राप्त हो रहा है, इसको हम स्लेंटिकल कहते हैं, स्लेंटिकल है, तो यहाँ पर इंसोलेशन कम रिसीव हो रहा है। सेम इसी की वजह से हो रहा है, जो आपके ये दाब पेटियाँ हैं ये भी कुछ ऐसे डिफाइन हुई हैं कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो वहाँ पे गर्मी है और जहाँ पर तिरछा पड़ता है वहाँ पे सर्दी है। तो जहाँ पे सर्दियाँ होती हैं थोड़ी वहाँ पर विंड्स के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, और जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उसी को हम हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। और जहाँ पर तापमान ज़्यादा प्राप्त होता है तो वहाँ पर विंड्स क्या है, एक ड्राई हो जाते हैं, ड्राई होने के बाद में राइज हो जाएंगे, वो एरिया वैकेंट हो जाएगा, उसको हम लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं, निम्न दाब पेटी।
उसके आगे फिर विंड सिस्टम है। देखो विंड क्या है, पवनें क्या होती हैं, पवन तीन प्रकार की होती है, परमानेंट विंड्स होते हैं, लोकल विंड्स होते हैं, सीजनल विंड्स होते हैं। परमानेंट विंड्स का तुम एग्जांपल दे सकते हो, जैसे एक ईस्टर्लीज है, वेस्टर्लीज है, ये परमानेंट विंड्स के उदाहरण है। लोकल विंड्स में क्या एग्जांपल दोगे, जैसे लैंड ब्रेज है और सी ब्रेज है, जो समुद्र समीर है और स्थल समीर है, ये एक लोकल विंड्स के उदाहरण है। सीजनल विंड्स क्या, मॉनसून विंड्स हैं। तो ये तीन प्रकार की पवनें होती हैं और ये क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। अगर वेस्टर्लीज आ रहे हैं तो ड्राई होंगे, ईस्टर्लीज हैं तो ह्यूमिड होंगे। उसके आगे देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सी। अभी मैंने आपको समझाया मुंबई का जो टेम्परेचर है लगभग मॉडरेट रहता है, जबकि दिल्ली का जो तापमान है वो कभी तो ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, बिकॉज दिल्ली चारों ओर से टेरेस्ट्रियल पार्ट से घिरी हुई है। देन उसके आगे ओशियन करंट्स हैं। ओशियन करंट्स कैसे अफेक्ट करते हैं, ओशियन करंट्स इक्वेटर के नियर तो वार्म मिलेंगे और पोल से इक्वेटर की ओर आ रहे होंगे तो कोल्ड होंगे। जहाँ पर गर्म जलधाराएं बहती हैं वहाँ की जलवायु मॉडरेट मिलती है, और जहाँ पे ठंडी जलधाराएं बहती हैं वहाँ पर आपको जलवायु ठंडी मिलती है। तो ओशियन करंट्स भी बहुत ज़्यादा क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। और एक है रिलीफ फीचर। तो रिलीफ जो एक मग्न ढाल होता है, ये तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, ये भी क्या करते हैं, उच्चावच होता है रिलीफ एग्जैक्ट तो हिंदी में। तो ये क्या करते हैं, ये भी जलवायु को पूरी तरह से अफेक्ट करते हैं। ये मान के चलो कि इस चैप्टर का ये ना एक पूरी तरह से कंक्लूजन है। इसी के बिहार पर पूरे चैप्टर को यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। लैटिट्यूड को डिफाइन करेंगे, ये ऑल्टीट्यूड को डिफाइन करेंगे, प्रेशर बेल्ट को डिफाइन करेंगे, यानी सबको ये धीरे धीरे डिफाइन करते चले जाएंगे। तो इसमें हम पहले, क्योंकि पूरा चैप्टर तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा आज हम क्या करेंगे, आधे चैप्टर को कवर करेंगे, आधे चैप्टर को पार्ट 2 में कर लेंगे। तो इसमें क्या है, ये हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, जो लैटिट्यूड से लेकर ये वाला पार्ट है। फिर उसके बाद में सेकेंड पार्ट में मैं आपको सिस्टमेटिक वे में जहाँ से छोड़ूंगा वहीं से कंटिन्यू करवा दूंगा। तो ये जो है आपके जैसे ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वेरियस अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड पर जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वहाँ पर ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव होता है, और जैसे जैसे पोल्स की ओर जाएंगे तो इंसोलेशन डिक्रीज होता चला जाता है। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। जैसे एयर प्रेशर भी क्या होता है, जैसे तुम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाओगे तो वो क्या होता है, एक डिक्रीज हो रहा है। देन इसमें क्या आगे बोल रहा है, एज गॉन फ्रॉम द सरफेस ऑन द अर्थ टू हायर ऑल्टीट्यूड द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीज। मतलब जैसे जैसे हम एक सरफेस से ऊंचाई की ओर चलते हैं तो जो तापमान होता है वो भी गिरना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो एयर प्रेशर होता है, गैसेस की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, जो मैंने आपको एटमॉस्फेयर में समझाया है। ये कोरिलेटेड है सारे चैप्टर, इसलिए आप एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर को ज़रूर देखो, उसके बाद में फिर इस वीडियोस को प्रॉपरली देखना। उसके आगे क्या बोल रहा है, द प्रेशर एंड विंड्स सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। तो जो प्रेशर एंड विंड्स हैं, दाब और जो पवन है, ये डिपेंड करता है वहाँ की ऊंचाई और वहाँ के जो एक अक्षांश रेखाएं हैं। अगर 0 डिग्री है तो वहाँ पर आपको तापमान ज़्यादा मिलेगा, अगर 90 डिग्री के अराउंड जा रहे हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर आपको माइनस में भी मिल सकता है। देन उसके आगे फिर डिफाइन कर रहे हैं ये, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज इट मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। दिस कंडीशन इज नोन एज द कॉन्टिनेंटलिटी। एग्जाम्पल वेरी ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। ओशियनिक करंट्स भी वही हैं। तो मैंने जो आपको ये समझाया पूरी तरह से कंक्लूजन वही है, क्योंकि पूरे चैप्टर का ना एक जो कंक्लूजन है वो ये वाला आपके हेडिंग्स जो दी गई है ना, यही सारी कहानी है इसमें। उसके आगे जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसमें आधा जो चैप्टर बचा है उसको एक एक करके हम समझ लेंगे। आई होप आपको एक, देखो ये चैप्टर ऐसा है कि जो तुम बार बार देखोगे तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि ब्रॉडली ये कंसेप्चुअली आपको समझाया गया है। तो आई होप आप 2-3 बार इस वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहली बार में क्या होता है कि थोड़ा सा लिंक करने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन सेकंड टाइम जब आप थोड़ा पॉज करके वीडियो को सोचते हैं, अच्छा ये उस लिंक से बातें कर रहे हैं, तो फिर आपको ये
जो क्लाइमेट है प्रॉपर समझने आने लग जाएगी, क्योंकि इसको समझने के लिए क्या आपको पूरा ग्लोब है, इंडिया है, उसकी लोकेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने क्या है आपको यहाँ पर डायरेक्ट चैप्टर को ही ओपन किया है, क्योंकि मैं अगर अपना मेथड अप्लाई करूँगा तो फिर उसमें ये होगा सर आप पूरा वर्ल्ड का मैप बनाओ, तो मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप बस माइंड में थोड़ा सा रिलेट करना, माइंड को फ्री करो, उसके बाद में सुनो टीचर क्या कह रहा है, उसके बाद में ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कोई सुझाव है, कोई आपके इम्प्रूवमेंट करने की नीड है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि सेकंड पार्ट में उसमें हम ज़रूर इम्प्रूवमेंट करने की ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।